जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तो दिला ही सकता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखता है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, टॉपिक है, तो आपको मज़ा भी आने वाला है। और देखिए, आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, ये इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और इनको फिर आगे सीखेंगे हम लोग इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, 2 चरों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वेरिएबल्स की। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम लिखा हुआ है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चर क्या है। चर क्या है यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेटा ऐसा समझ लो, वो अननोन वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यू हम फिक्स नहीं होगी, हमें पता नहीं है, और उनके बारे में ही डिस्कशन कर रहे होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ को निकाल रहे होंगे, वही वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स यानी कि चर बेटा वो राशियाँ होती हैं जो पता ना हो। ठीक है, क्या होती हैं? ये अननोन वैल्यूज़ होती हैं। अंडरस्टैंड, ये अननोन वैल्यूज़ होती हैं। और इक्वेशन बाद में बताता हूँ, पहले देखो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब होता है, लीनियर का मतलब होगा बेटा जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी हो? 1 हो। ठीक है, मान लीजिए डिग्री कैसी होनी चाहिए? हैविंग 1 डिग्री, हैविंग 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात कैसी हो? 1 हो। ठीक है, अब ये घात क्या होता है गुरुजी? तो पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें जो ABC होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स हैं यानी कि अचर हैं। ठीक है, अचर राशियाँ होती हैं। और ये जो x होता है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। अब x अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात कहते हैं। द्विघात कहते हैं, समझ में आ रही बात? द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक कहते हैं। ओके, बात समझ में आ रही होगी? ये क्वाड्रेटिक है बाबू। ऐसे समझ लेना कि अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, अगर कोई सिंपल एक्सप्रेशन लिखा होता है, कोई सिंपल विस्तार लिखा होता है चरों और अचरों के बीच में, ठीक है, टर्म्स के बीच में, तो उसको हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो खाली ऐसे ही लिखा हो, जो प्लस माइनस से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अलग हो, और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंटेन करता हो, चर और अचर को समाहित करता हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में, जो बहुपद किसी अन्य बहुपद के जब बराबर चिन्ह के साथ लिखा जाता है, याद रखिएगा, जब कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद के बराबर चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बहुपद लिखा हुआ है बाबू, कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, बहुपद 1, अगर ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल यानी बहुपद 2 के बराबर लिख दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं समीकरण या इक्वेशन। क्या कहते हैं? समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया ax² + bx + c = 0। तो बाबू देखो, द्विघात बहुपद है और ये शून्य बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है और ये शून्य बहुपद है, 0 पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल अगर इक्वल साइन के साथ लिखे जाएं तो इनको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर ये द्विघात कही जा रही है तो कोई ना कोई एक घाती, एकल घाती होने चाहिए। ठीक है, लीनियर होने चाहिए। तो लीनियर जो होंगे बाबू, उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से देखें कि अगर हम लीनियर की बात करें, अगर हमने ax = 2 लिख दिया, ax = 2 लिख दिया, या 7x +
8 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो बाबू देखो यहाँ पर जो घात है वेरिएबल की, चर की जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी है, 1 है। तो किसी चर की, किसी समीकरण में अगर चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, तो उस समीकरण को, उस इक्वेशन को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर कहते हैं, लीनियर। ठीक है, याद रहेगा, इसको हम लीनियर कहते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। ठीक है, भले थोड़ा टाइम चला जाए, धैर्य रखो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि आप भूलो ना कभी। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि आगे आने वाले जब आपके छोटे भाई बहन आपसे पूछें तो आप बता सको उनको कि हाँ मैंने पढ़ा था। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ ही रहे हो, आई नो दैट, जानता हूँ मैं, लेकिन बेटा एग्ज़ाम के साथ साथ सीखने के लिए भी पढ़ लेना। ठीक है, एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन आप कुछ और भी निकालना है, आपको जीवन में बहुत कुछ निकालने हैं। ठीक है, हाँ, सफलता की बात ही कर रहा हूँ। ठीक है, आगे सुनो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब अगर मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें पढ़ना है बाबू, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि कोई समीकरण लिखा हो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब देखो इसमें लीनियर है, चरों की घात कैसी है, 1 है। कह दो हाँ गुरुजी है। और कितने चर हैं? 2 चर हैं, x और y। ठीक है, और इसमें इक्वल साइन भी है, इसलिए ये इक्वेशन है। तो हमने क्या कह दिया? हम यही तो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, एंड 2 वेरिएबल भी हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्वरूप है वो ऐसे है, जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ax प्लस by प्लस सी। ठीक है, मान लीजिए 2 रेखाएं दी होती हैं, ये रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं का समीकरण, 2 रेखाओं का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। समझ में आ रही है बात? बाबू ये जो इक्वेशन लिखी रहती है इसी को हम रेखा का समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं, ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें 2 रेखाओं के समीकरण लिखने होते हैं तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तथा यानी कि एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये ठीक है, ओके। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बाबू ये 2 रेखाएं इस प्रकार लिखी जाएंगी ज्योमेट्रिकल शेप में। ठीक है, एल्जेब्रिक, सॉरी, बीजगणितीय रूप में। रेखाओं का बीजगणितीय रूप यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म यही होता है। उम्मीद करता हूँ ये इतना टॉपिक समझ में आया होगा। चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई होगी, है ना? तो अगर अच्छे से हो गई है तो जल्दी से इसको जो नोट करने वाली बातें हैं नोट करो, हम चलते हैं आगे। मध्य संबंध। ठीक है, अब 2 रेखाएं, अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि 2 रेखाएं जो होती हैं वो किस फॉर्म में लिखी होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये किसी एक रेखा का समीकरण है। ये कैसी रेखा का समीकरण है? पहली रेखा का समीकरण है भाई। ठीक है, और दूसरी रेखा जो हमें दी गई है उसका समीकरण हम लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। ये 2 रेखाएं आपके आंखों के सामने लिखी हुई हैं, है ना? अब बाबू ये 2 रेखाएं आपस में कैसा संबंध रखती हैं देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला केस होता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है, अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पे काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो उससे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ भैया चलिए
थोड़ा हो जाता है इश्यू वगैरह, ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन यानी होता है अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। बाबू देखो अद्वितीय मतलब ये, जैसे मान लो एक लाइन ये जा रही है लाइन 1, ठीक है, एक लाइन ये जा रही है लाइन 2, ये दोनों लाइनें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये तो काट सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी। कहते हो हाँ सर, क्या दो लाइनें दो पॉइंट पे काट सकती हैं, या एक से दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे काट सकते हैं? तो आपको अगर नहीं सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो एक लाइन, दो लाइनें आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट सकते हैं, इसीलिए एक अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या है? यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या है? यूनिक सॉल्यूशन की शर्त ये है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहली शर्त समझ में आ गई? पहली शर्त अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। दो लाइनें आपस में यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल कब देंगे? जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है। A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर यदि नहीं है तो उसको हम अद्वितीय हल यानी कि एकल हल कहेंगे। और इसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी वर्ड्स में ये भी कहा जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट भी कही जाती है भाई। केस दूसरे की अगर हम बात करें, केस सेकंड की बात करें, तो केस सेकंड में यूनिक सॉल्यूशन ना होकर दोनों सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन ना मिले, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। जब कोई हल नहीं वाली कंडीशन पे आते हैं तो दो लाइनें कोई हल कब नहीं देंगी? दो लाइनें कोई हल कब नहीं देंगी? जब पहली लाइन, पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो। पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो, यानी कि चाहे मैं इसको इधर बढ़ाऊं दोनों लाइनों को, चाहे इधर बढ़ाऊं, ये दोनों लाइनें कहीं पे भी कट नहीं करेंगी। हाँ, कट करेंगी, ये हो सकता है अनंत पे कट करें, इन्फिनाइट पे कट करें, ठीक है। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है और इसके लिए हम लिखते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके कहने का मतलब बाबू ये होता है कि x और y के कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांक, x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन जो अचर राशि है C1 C2 कांस्टेंट है, उसका अनुपात बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? केस तीसरा अगर हम देखें, केस तीसरा देखें, मैनी सॉल्यूशंस या इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, मैनी और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि अनेक हल। तो अनेक हल वाली कंडीशन क्या है? अनेक हल वाली कंडीशन क्या है? तो अनेक हल वाली कंडीशन बाबू ये है कि जब एक लाइन के ऊपर, जैसे लाइन 1 है, अब एक लाइन के ऊपर ही मैं दूसरी लाइन भी चढ़ा दूं, एक लाइन के ऊपर मैं दूसरी लाइन भी चढ़ा दूं, लाइन 2, तो देखो कई बिंदुओं पे काट रहा है, हर पॉइंट पे काट रहा है, हर पॉइंट पे काट रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि जो लाइन होती है, लाइन है क्या? लाइन जो है वो पॉइंट्स के एक ही डायरेक्शन में, पॉइंट्स को जब हम एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करते बढ़ाते हैं तो उनको, उनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम लाइन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लाइन क्या है? सिंपल पाथ ऑफ पॉइंट्स है इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, जो ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लाइन कहते हैं। मतलब एक और दो दोनों आगे पीछे दोनों में बढ़ सकते हैं, लेकिन एक डिफिनेशन के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मैनी सॉल्यूशन हो गए। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है बाबू कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर आ जाता है, तीनों बराबर आ जाते हैं, तीनों के अनुपात अगर बराबर हो जाते हैं, तब हम इसको कहते हैं अनेक हल या अनंत हल, ठीक है, याद रहेगा भाई। इससे MCQ में क्वेश्चन आता है, इससे MCQ में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो गए इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से, ठीक है। MCQ में अगर नहीं आएगा तो ये मान के चलिए
ये आपको 2 नंबर में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, लाइंस के कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस होने के। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, आसानी से आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए 3x + 4y = 7 एंड 2x - 3y + 7 = 0, ठीक है। ये 2 लाइनें हैं। अब इन दोनों लाइनों को बाबू देख के बताओ, मुझे जल्दी से बताओ ये कंसिस्टेंस है इनकंसिस्टेंस है? कहाँ इनकंसिस्टेंट में? देखो बेटा, कंसिस्टेंट में ये वाली लाइन ये आता है पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये जो होगा ये कंसिस्टेंट में आएंगे, और जिसमें नो सॉल्यूशन होता है ये इनकंसिस्टेंट में आता है। बात याद रहेगी? उम्मीद है याद रहेगी, ठीक है। जिसमें नो सॉल्यूशन वो इनकंसिस्टेंट, जो उसमें सॉल्यूशन आए, भले एक आए या अनेक आए, उससे क्या लेना देना, वो कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस दोनों लाइनों को देख के मुझे बताओ, लाइन 1 और ये लाइन 2 को देख के मुझे बताओ कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इन तीनों में से कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो कहते हो सर यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 4 है और C1 की वैल्यू, हाँ यहाँ पे देखना, C1 की वैल्यू 7 है ना, इस 7 को उठाकर इधर ले आओ तो ये -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। कहते हो हाँ सर समझ गया, बिल्कुल बढ़िया। और A2 की वैल्यू ले आओ 2 और B2 की वैल्यू ले आओ -3 और C2 की वैल्यू ले आओ 7। बाबू याद रखना, यहाँ पे जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू रखोगे ये उसके साइन के साथ रखी जाती है, ठीक है। ऐसा मत करना कि यहाँ पे 3 लिख देना, -3 रहेगा, याद रखना, ठीक है। और जब प्लस रहता है तो प्लस तो रहता ही है। तब देखिए यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू बाबू कितनी है, A1/A2 की वैल्यू सर कह दो 3/2 है। B1/B2 की वैल्यू कितनी है, B1/B2 की वैल्यू कितनी है, कह दो सर 4/-3 है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों बढ़े आगे, हमें दिखाई दे रहा है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये B1/B2 के बराबर नहीं है। अब जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो कौन सा केस हो गया, पहला केस हो गया, यानी कि लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं और नो यूनिक सॉल्यूशन की लाइन है, कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर कोई 2 लाइनें कंसिस्टेंट यानी कि ओवरलैप कर रही हों या फिर पैरेलल हों, ठीक है, तो आप बताइए के की वैल्यू क्या होगी, या एन की वैल्यू कोई पूछ लेता है ऐसे, जैसे मान लीजिए kx + 3y = 7, ठीक है, और यहाँ दे दिया 3x - 6y = 8, ठीक है। अब कह दिया गया कि ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं यानी समांतर हैं एक दूसरे के, तब बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। हिंदी में इसको बेटा कहते हैं संपाती तो इनको कहेंगे, संपाती मतलब होता है कि एक के ऊपर एक आ जाना, ठीक है। चलो ऐसे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल यानी कि समांतर हैं तो k/x यानी कि A1/A2 बाबू होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, याद रखना। तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होंगे ना, कह दो हाँ सर होंगे, तो वैल्यू रख दो, आप वैल्यू रख दो इसमें, यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे आप तो ये आ जाएगा A1/A2 = B1/B2, ठीक है, B1/B2। अब यहाँ से बेटा k की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा 3 × 3 - 6, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आपका आंसर आ जाएगा -3/2। कोई दिक्कत, -3/2। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं MCQ में भी, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपको आज की ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्हीं के आगे के क्वेश्चन और इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने सीखा कि लाइनों की इक्वेशन क्या होती है, 2 रेखाएँ कैसे लिखी जाती हैं और दोनों रेखाओं के यूनिक सॉल्यूशन होने की, नो सॉल्यूशन होने की,
और मैनी सॉल्यूशन होने की कंडीशंस क्या होती हैं, ये आपने आज सीख लिया। आपके 1 से 2 नंबर तो कंफर्म हो ही गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इन सॉल्यूशंस को, इसके एक्स और वाई के वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, जो कि आपको 6 नंबर या 8 नंबर को गेन कराएगा। तो बने रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चंस तो वहीं से आने वाले हैं, ये तो थ्योरी हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।